बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर 3 दैट इज़ एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी के चैप्टर में हम सबसे पहले इसकी बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हम इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्यों अप्रोच की जाती है ये देखेंगे। उसके बाद मेजरमेंट्स की बात करेंगे। मेजरमेंट्स में कुछ हम टूल्स यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस। क्योंकि हम कभी रेट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं उसको, रेशो की फॉर्म में या फिर प्रोपोर्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हमने एपिडेमियोलॉजिस्ट जिस भी पर्टिकुलर डिजीज़ पे जो है वो सर्च करता है। उसके बाद रेट्स, मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स इसकी, किस तरह से हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल में हम जो है वो बेसिकली टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ और इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, ये सारी चीज़ें हम इसके एपिडेमियोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी अमंग पीपल। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी कि ये इसकी जो डेफिनेशन है इसमें बताया हुआ है कि ये वो स्टडी है जो स्टडी है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हेल्थ स्टेट या फिर हेल्थ इश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसके किस डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को, तो उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसकी हेल्थ स्टेट या हेल्थ इश्यूज को हम स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। उसके हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, आगे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी है। ठीक है, अब जो हमें एपिडेमियोलॉजी की स्टडी से किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को अगर हमने स्टडी किया है तो उससे जो हमें नॉलेज मिलेगा उसको हम अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन पे को प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ से। ठीक है, तो ये हमारे सारे एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन होगी जो आपकी बुक में दी हुई है। इसके बाद इसमें अगर हम एग्जांपल लें, कोविड की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले जैसे चाइना में वुहान के एरिया में ये स्टार्ट हुआ, तो हम कोविड के डिटर्मिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। ठीक है, कि कौन से एरिया में ये डिजीज़ हुई है, क्यों हो रही है। ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। जैसे हमने देखा था कि ड्रॉपलेट्स से ये डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट से ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है। तो फिर ये सारे हम इस नॉलेज को हमने अप्लाई किया डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अगर कोई पर्सन अफेक्ट है तो वो आइसोलेट करे खुद को। तो ये सारे हमने जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि कम्युनिटी जो है उससे जो है वो डिज़ीज़ से प्रिवेंट हो सके और अपने आप को जो है वो सेफ़ रख सके। तो इसके बाद आपने इसके कंपोनेंट्स देखें। कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आपको 3DS बताया हुआ है कि 3D जो है वो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन है, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ है। डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, कितना फैल रही है वो डिज़ीज़, कौन से लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, क्या मॉर्बिडिटी रेट है, क्या मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, डिज़ीज़ स्टेट की हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, प्लेस, टाइम और पर्सन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हम देखेंगे, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो के केसेस पाकिस्तान में होते हैं, इसके अलावा कालाजार जो है वो इंडिया में है। फिर टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, कुछ डिजीज़ जो हैं वो स्प्रिंग सीज़न में होती हैं, कुछ समर्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगीज़ वगैरह स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा फैलता है। विंटर्स के कोविड वगैरह हो गए, स्प्रिंग में अस्थमा, एलर्जीज़ वगैरह। ठीक है, सो उसके बाद पर्सन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन में अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। ठीक है, कुछ डिजीज़ जो हैं इन्फेंट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ अबव 40 में और कुछ एडल्ट्स में। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो डिज़ीज़ को कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल लो इम्यूनिटी जो है वो कोविड में जो है वो हमने यहाँ पे हम कोविड के केस को ही डिस्कस कर रहे हैं। लो इम्यूनिटी आ जाती है उसमें। उसके अलावा विंटर सीज़न आ गया, इसके अलावा अननेसेसरी कॉन्टैक्ट वगैरह है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ीज़ के डिटर्मिनेंट्स हैं। सो जब भी हम किसी डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट्स को हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी डिज़ीज़ पे जब स्टडी करेगा
तो उसमें इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कि डिजीज़ जो है वो कितनी दफ़ा हो रही है, कितने परसेंट इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, क्या उसका मॉर्बिडिटी रेट है, क्या मोर्टेलिटी रेट है, ये सारे डिजीज़ की स्टेट उसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन में सारा हमने देखना है कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली प्लेस वाइज या टाइम या पर्सन वाइज उनमें वेरिएशंस हैं या नहीं हैं, ठीक है। कुछ प्लेस वाइज कुछ डिजीजेस कॉमन हैं, कुछ टाइम वाइज, ठीक है, डिफरेंट वेदर के अकॉर्डिंग, पर्सन वाइज, ठीक है, कि क्या क्या कुछ इन्फेंट्स में है डिजीजेस, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में हमने देखना है कि क्या फैक्टर्स हैं जो आपके डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे कोविड की बात की है तो उसमें लो इम्यूनिटी, विंटर सीजन हो गया, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ये सारे उसके डिटर्मिनेंट्स देखें। तो हम एपिडेमोलॉजी के 3D में जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोविड की एग्जांपल ली है तो इसमें डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी, डिजीज़ कितनी सीरियस हो रही है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या मोर्टेलिटी रेट है, क्या मॉर्बिडिटी रेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के एम्स की, ठीक है। तो अब तक ये 3 बातें हो गई हमारे, इसमें कंपोनेंट्स हो गए। देन हम इसके एम्स की बात करें तो एम्स में हमारे पास हमने देखना है एपिडेमियोलॉजी के एम्स। अब आपको इसमें समझ आ गए कि बेसिकली हमने एपिडेमियोलॉजी को स्टडी किस लिए करना है, कि हमने डिजीज़ की मैग्नीट्यूड को देखना है क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करेंगे, उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। देन इसमें हम जो डाटा प्रोवाइड होगा हमें उसके थ्रू फिर हम प्लानिंग करेंगे, वो प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक पे, किस लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे हमें कोरोना के बारे में पता चला तो उस डिज़ीज़ की हमने फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इन रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हैं जिसकी वजह से जो है वो ये डिज़ीज़ हो सकती है इन लोगों में। फिर उसी हम नॉलेज को प्लान करके, अपने डाटा को प्लान करके इम्प्लीमेंट कर देंगे पब्लिक पे, और ताकि डिज़ीज़ से प्रिवेंशन हो सके। उसके बाद आ जाएँ एपिडेमियोलॉजी के यूजेस पे। तो यूजेस की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे यूजेस हैं इसके, कि यूजेस में सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी का यूज़ क्या है, इसका नॉलेज जो है वो यूज़ होता है हमें डिज़ीज़ की हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं कहीं भी, किसी भी इलाके में जो है, किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, पीरियड्स ऑफ टाइम्स में इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को स्टडी करने में एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज जो है वो हमें हेल्प करता है। उसके अलावा कम्युनिटी डायग्नोसिस में, मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, फिर उनको क्वांटिफाई करने में, ठीक है। इसमें कम्युनिटी डायग्नोसिस में होता है कि कितना, क्या मॉर्टेलिटी रेट है, क्या मॉर्बिडिटी रेट और रेशोज़ हैं कम्युनिटी डायग्नोसिस में, ठीक है। कितने केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, क्या उनकी क्वांटिटी है, कितने, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। देन हम उसको प्लान और इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग में हम करते हैं कि जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो हमने उसमें कहा था कि कम्युनिटी अगर मास्क वगैरह यूज़ करे और प्रिकॉशन मेजर्स ले तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है। देन प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कम्युनिटी पे। उसके बाद इवैल्यूएशन है, ठीक है। जो भी हमने पर्टिकुलर डिजीज़ का पढ़ा है या उसके बारे में जो हम प्लानिंग करके प्रिकॉशंस कर रहे हैं, उसमें हमने देखना है कि वो कितने परसेंट इफेक्टिव है, ठीक है। कितना इफेक्ट उसका आ रहा है, जो भी हम मेजर्स कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो उसमें हम कितना इफेक्ट उसका हो रहा है, कितने इफेक्टिव हैं। फिर है जी इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, ठीक है। इंडिविजुअली भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो जो है उन रिस्क के चांसेस जिनमें ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कोरोना में अगर देखें तो इसमें स्मोकिंग वगैरह या जिनको अस्थमा या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों में कोरोना हुआ और उनको कुछ कोई भी सिम्टम नहीं आए और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क जो है वो भी जो है एपिडेमियोलॉजी इसमें हेल्प करती है कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा रिस्क में है, कौन उनका चांसेस ज़्यादा हैं कि उनमें जो है वो डिज़ीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा होगी या उनसे मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा अफेक्ट होगा। उसके बाद है सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन,
ठीक है। सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन में हमने देखना है कि जिस तरह हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है पैटरसन कैलिस सिंड्रोम जो है, इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी एसोसिएशन है बिटवीन डिस्फेजिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। तो जब हमने स्टडी किया तो टेस्ट किया तो उसके बाद पता चला कि इनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी हमें सिंड्रोम, डिफरेंट सिंड्रोम्स के बारे में जितने भी मिथ हैं या फिर एसोसिएशंस हैं उनके बारे में करेक्ट नॉलेज जो है वो आपको देते हैं। उसके बाद है कंप्लीशन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी की स्टडी जो है वो हेल्प आउट करती है किसी भी डिजीज़ की कंप्लीट स्टडी के बारे में या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ठीक है। जिस तरह से हमने कोविड के बारे में पढ़ा कि 1 से 4 दिन में कुछ भी नहीं होता पर्सन को, देन 4 to 10 डेज में सिम्टम्स जो हैं वो पीक पे चले जाते हैं, 14 डेज के बाद सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और 21 डेज पे टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ आ जाती है, हमारे पास एक डाटा आ जाता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनका रिलेशन क्रोनिक डिजीज़ के साथ, ये सारा हमें कंप्लीट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में आ जाता है कि क्या जो हम डिजीज़ स्टडी कर रहे हैं उसका रिलेशन जो है वो क्रोनिक डिजीज़ के साथ है या नहीं है, या किसी सिंड्रोम के साथ रिलेशन है या नहीं है। फिर सर्चिंग फॉर कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स में एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डिज़ीज़ के कॉज को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को, और उसके बाद उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कि ये किया जाता है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स जो हैं उसमें हमने टेस्ट करवाया, तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स में जितनी भी मदर्स के अगर हमने टेस्ट किए तो उनको रुबेला डायग्नोस हुआ, ठीक है। तो इसमें ये क्या हुआ कि आइडेंटिफाइंग द रुबेला जो है वो बेसिक कॉज है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स की। इसी तरह से सिगरेट स्मोकिंग जो है वो कॉज है लंग कैंसर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सर्च फॉर कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स भी, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट डिजीज़ की हिस्ट्री, उसके नॉलेज, उसके रिस्क फैक्टर्स, प्लानिंग, एवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें हमें इसके एपिडेमियोलॉजी के यूजेस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमें हेल्प आउट करती है डिज़ीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज उसको। और ये सारा नॉलेज जो है वो फिर हम इस नॉलेज के थ्रू जो है वो प्रिवेंट करते हैं किसी कम्युनिटी को उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से और उसके अफेक्ट से।